हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी 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 रैपिड रिवीजन ऑफ आपका सबसे प्यारा चैप्टर डिपॉजिट्स। बच्चे अक्सर इस चैप्टर से काफी ज्यादा डरते हैं क्योंकि देखो है तो सही कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर में, बट आज हम इसको एकदम सुलझा देंगे। डिपॉजिट जो चैप्टर है आपका सेक्शन 73 से 76A तक कवर होता है। क्योंकि इसमें सेक्शंस बहुत कम है इसलिए चैप्टर छोटा लगता है, बट ये ऐसा चैप्टर है जिसमें क्या डिपॉजिट है वो जरूरी नहीं है, क्या डिपॉजिट नहीं होता है वो ज्यादा जरूरी है। 2 क्लॉज 31 में डिपॉजिट क्या होता है भाई, कंपनीज एक्ट में ऐसा किया कि अगर कंपनी ने किसी भी इंसान से कोई भी फॉर्म में पैसा लिया तो पहले तो उसको डेफिनेशन में चेप दिया। मतलब डिपॉजिट बोलो, लोन बोलो, कोई भी फॉर्म में कोई भी पैसा अगर कंपनी के पास गया तो इट विल बी टर्म्ड एज डिपॉजिट। अब ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि यार कंपनी तो कस्टमर को सामान बेचकर भी पैसा लेगी, अगर आप उसे भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में डाल दोगे तो उसको भी 73 to 76A लग जाएगा। इसके लिए रियलाइज हुआ गवर्नमेंट को बहुत जल्दी कि एक लिस्ट ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें हम एक्सक्लूड करेंगे व्हाट इज नॉट ए डिपॉजिट। तो 21C रूल के अंदर नॉट ए डिपॉजिट की बड़ी सी डेफिनेशन आई, 1.5-2 पेज का लंबा सा एक्सप्लेनेशन है कि डिपॉजिट क्या नहीं होता। आज हम ये देखेंगे कि कैसे इस डेफिनेशन को बिना याद करते हुए आप एग्जाम की केस स्टडीज मस्त तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या होता है ना कि इंस्टीट्यूट के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि 4-5 केस दे दिए और आपको बोला जाता है आइडेंटिफाई करो ये डिपॉजिट है कि नहीं है। बहुत ही सिंपली ये जो ब्लू बॉक्स में दे रखा है दैट इज जस्ट अ लॉजिक, ये लॉ का पार्ट नहीं है। अगर आप इस लॉजिक को याद रख लेते तो बहुत अच्छे से आपको क्लिक हो जाएगा कि कौन सी चीजों को डिपॉजिट नहीं बोलते। सो नॉट अ डिपॉजिट में 4 चीजों को ध्यान रख लीजिए। प्लीज एंश्योर कि कोई भी अगर इतना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी है जो खुद से ध्यान रख सकता है खुद का, उसे क्या जरूरत 73 से 76A की प्रोटेक्शन की। अगर कोई दूसरे एक्ट में ऑलरेडी कवर्ड है, मतलब उसकी पनिशमेंट्स, उसका कॉन्ट्रावेंशन सब कुछ वहां दे रखा है, तो हम क्यों उसको बेचारा समझ के यहाँ पे डिपॉजिट चैप्टर में कवर करें। कुछ जेन्युइन केसेस है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कंपनी अगर अपना सामान बेचेगी तो पैसा तो लेगी ना लोगों से, अगर कंपनी शेयर इशू लाएगी तो पैसा तो लेगी लोगों से। ऐसे केस में अगर आप उसे डिपॉजिट मान लोगे तो उसको तो ये चैप्टर लग जाएगा और लिमिट्स लग जाएगी। इसके अलावा अगर कंपनी जान पहचान के लोगों से पैसा ले रही है तो यार ये लोग तो जानते हैं ना कंपनी को और पैसा सोच समझ के दे रहे हैं ना कंपनी को। कहने का ये मतलब है कि ये चैप्टर किस ऑब्जेक्टिव से आया था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट दिस चैप्टर डिसाइडेड टू कर्टेल इन 2013, क्योंकि उसके पहले नहीं था ये। तो 2013 में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि कंपनीज जो है बहुत सारा पैसा एकदम बड़ी प्यारी सी, इनोसेंट सी, भोली सी जनता से ले रही है और उसको कर रही है मिसयूज, उसको सिक्योर्ड बता के उसकी प्रॉपर्टी बेच दे रही है, उसको लंबे लंबे समय तक चुका नहीं रही है। इन सब चीजों को रोकने और टोकने के लिए 2013 में कंपनीज एक्ट ने लगा दी रोक टोक उन कंपनीज पर जो पब्लिक से पैसा कितना रेस कर पाएंगी, कब तक रेस कर पाएंगी, ऑल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। पर वो रिस्ट्रिक्शन लगाने से पहले हम निकाल देते हैं जेन्युइन केसेस को, कोई और एक्ट में कवर्ड केसेस को, पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि वो बेचारे नहीं होते और जान पहचान के लोगों को थोड़ी चीट करेगी कंपनी। तो पावरफुल में हम किस किस को निकाल देंगे भाई, कोई भी पैसा अगर हमें किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट से मिला, लोकल स्टेट डज नॉट मैटर। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भाई एक तो ये बहुत पावरफुल होते हैं, दूसरा इन्होंने कोई ना कोई एसेट कंपनी से जरूर ले लिया होगा, अगर कंपनी पैसा नहीं चुकाएगी तो ये लोग बेच के पैसा निकाल लेंगे। तीसरा इनका खुद का एक्ट भी है, इन्हें तो सारफेसी में भी सिक्योरिटी बेचने का मौका मिलता है और ये अपना पैसा रिकवर कर लेंगे, मतलब इनका पैसा कहीं नहीं जा रहा। नेक्स्ट है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो हैं वो पावरफुल हैं, कैसे, अगर वो सिक्योर्ड है तो, क्योंकि इनके पास तो सिक्योरिटी है, ये लोग तो बेच के अपना पैसा निकाल लेंगे, तो इनको आप मत इस लिस्ट में इंक्लूड करो। अगर ये सिक्योर्ड नहीं है मगर ये 10 साल में कन्वर्ट ही हो जाएंगे इनटू इक्विटी, तो भाई ये तो घर वाले बनने वाले हैं, ये तो कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। कोई जरूरत नहीं है कि आप इस केस में इनको डिपॉजिट की डेफिनेशन में डालो, इन्हें बाहर निकाल लो। अगर ये सिक्योर्ड भी नहीं है, ये कन्वर्टेबल भी नहीं है, बट भी अगर ये लिस्टेड है ना भैया, तो ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स में आ गए और फिर इन्हें वहां की प्रोटेक्शन मिल गई, तो अगेन इन्हें भी आपको डिपॉजिट मानने की जरूरत नहीं है। तो किसे डिपॉजिट मानेंगे, व्हाट इज नॉट अ डिपॉजिट में हमने लिख लिया, तो कौन डिपॉजिट माना जाएगा यार, अगर तुम अनसिक्योर्ड भी हो, नॉन कन्वर्टेबल भी हो और अनलिस्टेड भी हो। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो एक चार्ट देख लेते हैं। डिबेंचर अगर सिक्योर्ड है तो भैया नॉट अ डिपॉजिट,
पर ना नामचीन डिपॉजिट मतलब कोई खाली नाम की सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट चार्ज मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे ही सबसे पहले पैसा मिले। सेकेंडली जो भी असेट होगा ना वो शेड्यूल 3 वाला टेंजिबल एसेट होगा। मैं कोई इनटेंजिबल्स के भरोसे सिक्योर्ड नहीं मान सकती खुद को, और उस एसेट की वैल्यू लोन की वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। अनसिक्योर्ड अगर आप हैं मगर भी कन्वर्टेबल है 10 इयर्स के अंदर तो नॉट अ डिपॉजिट। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अगर आप नॉन कन्वर्टेबल है बट भी अगर आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं तो अगेन नॉट अ डिपॉजिट बिकॉज यू विल बी कवर्ड इन अदर रूल्स। प्रॉब्लम आती है व्हाट इज ए डिपॉजिट। तो डिपॉजिट क्या माना जाएगा, सिर्फ ये केस इफ यू आर अनसिक्योर्ड कन्वर्टेबल आफ्टर 10 years और इफ यू आर अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल नॉट लिस्टेड, सिर्फ इन केस में आपको डिपॉजिट माना जाएगा। ये हो गए आपके पावरफुल लोग जिनको अपन ने लिस्ट में से निकाल दिया। अब बात करते हैं अगर कोई दूसरे एक्ट में कवर्ड है तो उसको क्यों डिपॉजिट के रूल्स लगाने। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जितनी भी फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन गवर्नमेंट्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, फॉरेन सिटीजन है, अगर उससे कोई कंपनी पैसा रेज कर रही है कोई जरूरत नहीं है उसको डिपॉजिट रूल्स फॉलो करने की, ऑलरेडी बहुत सारे रूल्स उस पर लग रहे हैं। आरबीआई से अगर आप लेते हैं कमर्शियल पेपर अगर कंपनी इशू कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स तो आरबीआई के खुद के बहुत सारे रूल्स है जो उसको लग जाएंगे, सो नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है आपका ट्रस्ट में सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि भले उसको ट्रस्ट एक्ट लग जाए लेकिन ये नॉन इंटरेस्ट बेरिंग वाला ही होगा जिसको अपन डिपॉजिट मानेंगे। निधि कंपनी ऑलरेडी 406 में कवर्ड है, इसे भी हमें डिपॉजिट मानने की जरूरत नहीं है, चिट फंड का खुद का एक्ट है। सेबी के अंदर अगर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, आपके ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, वेंचर कैपिटल, आपका रियल एस्टेट वाला जितने भी जो भी सेबी के अंडर कवर्ड है उनको सेबी देख लेगी ना, क्यों जरूरत है आपको उसको कंपनीज एक्ट में डिपॉजिट की तरह मानने की। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके जेन्युइन केसेस। अरे यार कुछ पैसा तो ऐसा है ना जो कंपनी को मिल ही रहा है, अगर आप उसे भी पकड़ के डिपॉजिट की डेफिनेशन में डाल दोगे, जैसे कि कंपनी ने कोई एसेट बेचा या सर्विस दी या फिर कोई आप समझ लीजिए कि कंपनी ने कोई गुड्स बेचे हैं, तो अगर आप उसको भी डिपॉजिट मान लोगे और आप उसे कहते हो कि मैक्सिमम आप इतना ही डिपॉजिट रेज कर पाओगे तो फिर आपने कंपनी की कमाई पर ही रोक टोक लगा दी, विच इज नॉट नाइस। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ जेन्युइन केसेस को यहां से निकाल रहे हैं। फर्स्ट जेन्युइन केसेस एप्लीकेशन मनी। अगर कंपनी शेयर्स, डिबेंचर्स ऐसा कोई सिक्योरिटी ला रही है तो उसे अलॉट कर देना चाहिए। अब देखो नॉर्मली अगर अपने पब्लिक इशू लाते हैं तो 30 डेज का अलॉटमेंट टाइम होता है और अगर अपन प्राइवेट प्लेसमेंट लाते हैं तो 60 डेज का अलॉटमेंट टाइम होता है। इन्होंने मैक्सिमम वाला पकड़ लिया कि 60 दिन में अलॉट कर ही देना। अगर हम अलॉट नहीं करते तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वी कैन रिफंड विद इन नेक्स्ट 15 डेज। अगर मैंने अलॉट भी नहीं किया, मैंने रिफंड भी नहीं किया तो डिपॉजिट मान लिया जाएगा। अगर मैंने उसे कोई और पर्पस के लिए पहले यूज कर लिया तो डिपॉजिट माना जाएगा, क्योंकि जेन्युइन केस को ही निकालना है। जेन्युइन केस को लूप होल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला केस है भाई एम्प्लॉई से आपने पैसा लिया है, उसकी एनुअल सैलरी से भी कम या एनुअल सैलरी जितना ये कंपनीज लेती है भैया, ये कंपनीज लेती है बॉन्ड या डिपॉजिट के फॉर्म में, सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म में। तो ये तुमसे लिया है, तुम्हारी एनुअल सैलरी से कम लिया है और उस पे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो ये काय का डिपॉजिट हुआ। दिस इज नॉट अ डिपॉजिट, दिस इज अ वेरी जेन्युइन केस वेयर अ कंपनी वांट्स टू कीप सम सॉर्ट ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन देम एंड द एम्प्लॉय। प्रमोटर या रिलेटिव से अगर लेते हो, यार ये प्रमोटर और रिलेटिव मैम रिलेटेड पर्सन में क्यों नहीं गया, नॉन पर्सन में क्यों नहीं गया, क्योंकि ध्यान से सुनिए ये केस, एक प्रमोटर है, उसने एक कंपनी शुरू करी है और उसने लिया है बैंक से लोन। बैंक ने बोला वाह बेटा मुझसे पैसे लेने आ गया, तू खुद कब पैसा लगाएगा, तो उसमें बैंक ने कंडीशन लगाई है प्रमोटर और रिलेटिव पर कि आप भी कंपनी में उतना पैसा लगाओ इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो भैया ये एक जेन्युइन केस है, क्योंकि बैंक ने कंडीशन लगाई कि तू पैसा लगाएगा तो मैं पैसा देगा, और उसी कंडीशन को पूरा करने के लिए प्रमोटर या रिलेटिव ने पैसा लगाया है। तो जब तक के ये लोन रीपे नहीं हो जाता तब तक जो भी पैसा प्रमोटर ने लगा रखा है कंपनी में वो एक वैलिड पैसा है और उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे क्योंकि वो जेन्युइन कंडीशन थी। फिर एक ऐसी कंडीशन है स्टार्टअप। भाई ये तो प्रमोशनल स्कीम है, गवर्नमेंट रियली वांट्स कोई तो स्टार्टअप कर लो, तो इसके लिए उन्होंने कहा अगर एक स्टार्टअप कंपनी है वो किसी एक सिंगल पर्सन से सिंगल ट्रांच में 25 लाख से ज्यादा कन्वर्टेबल नोट के फॉर्म में लेती है, ये कन्वर्टेबल नोट 10 इयर्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो अगर कोई स्टार्टअप कंपनी और वो इतना पैसा एक इंसान से एक फॉर्म में ले रही है 10 साल के अंदर कन्वर्टेबल नोट के केस में, तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अगला ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बहुत ही जेन्युइन केस है भाई साहब, वेरी जेन्युइन केस में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ कंडीशंस हैं, ध्यान से समझ लेंगे।
सबसे पहले सारी सिचुएशंस एडवांसेस को लग रही है। अब क्या होता है ना कि कंपनी एडवांस लेके रख रही है और सर्विस बाद में दे रही है, तो वो तो लोन जैसा हो गया, तो उसे स्पेसिफिकली डेफिनेशन से निकालना बहुत जरूरी था। कुछ कंपनीज होती है जो पहले एडवांस लेती है और फिर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करती है, तो ये लोग कह रहे हैं मैक्स 365 डेज हम अलाउ करेंगे। जैसे आप भी बड़ी बड़ी कंपनीज से, ये इंटरनेट कंपनीज से पैसा लेते ही हो ना, आप उनको एडवांस में पे कर देते हो और फिर वो पूरे साल आराम आराम से सर्विस आपको देते रहते हैं, तो उस केस में उसे डिपॉजिट थोड़ी मान लेंगे। 365 डेज में गुड्स एंड सर्विस सप्लाई हो गई है तो उसको मान लेंगे नॉर्मल कोर्स। लेकिन अगर 2-2, 3-3 साल पहले का एडवांस दिया है, ऐसा कौन करता है भाई? नॉट अ जेन्युइन केस। तो जेन्युइन केस में बोला है एडवांस चलेगा फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बट सप्लाई शुड बी विद इन 365 डेज। पर यार अगर लीगल केस चल रहा है तो ये 365 डेज वाली कंडीशन नहीं लगेगी, नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट जेन्युइन केसेस, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा। अगर आपने भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा होगा तो आपको रियलाइज होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सभी लोग पहले एडवांस में टोकन मनी तो ले ही लेते हैं। दैट टोकन मनी इज रिप्रेजेंटेटिव कि भाई आप अपना कमिटमेंट ऑनर करोगे, वो तो सभी लेते हैं, तो उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, आपने कोई मशीन कैपिटल गुड बनवाया है किसी से। अब ये कैपिटल गुड्स बनाने का जब आप ऑर्डर देके आते हो कि मेरे लिए ये मशीन बनाओ, तो कोई भी कंपनी होगी वो एडवांस लेगी, क्योंकि भाई तुम्हारे काम के लिए एक स्पेसिफिक मशीन बन रही है, वो मशीन किसी और के काम नहीं आने वाली, तुम्हारे ही काम आने वाली है। तो उस केस में भी अगर एडवांस लिया है तो चलेगा। ये 3 केसेस के लिए अगर किसी भी कारण से कंपनी के पास परमिशन नहीं है कैपिटल गुड सप्लाई करने का, या फिर वो जमीन बेचने का, या फिर वो गुड सर्विस 1 साल में देने का, तो वो एडवांस बन जाता है रिफंडेबल। रिफंडेबल हमेशा 15 दिन में ही रिफंड करना होता है। अगर आपने रिफंड नहीं किया तो उसे डिपॉजिट मान लिया जाएगा। एडवांस और ऑर्डिनरी कोर्सेज अभी खत्म नहीं हुए हैं। कितनी बार ना हम फ्यूचर सर्विसेज के लिए पहले एडवांस ले लेते हैं। जैसे चले जाओ तुम इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने, सभी कंपनी वारंटी देती है 2 साल 3 साल, तो उस केस में 1 ईयर में सर्विस वाला पॉइंट हिट नहीं हो रहा है, उस केस में हिट हो रहा है अगर मैंने कोई फ्यूचर में सर्विस देने के लिए एडवांस लिया है तो आपको कितने पीरियड तक अलाउड है? 5 इयर्स मैक्स हो गया, बट अगर आपका कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस उससे भी कम है तो आपको उतना ही टाइम मिलेगा। तो से फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा आइटम है, कोई ईयरफोन्स है जो सिर्फ 2 साल तक के लिए अपन वारंटी पीरियड में खरीदते हैं। यूजुअल प्रैक्टिस इज 2 इयर्स और लॉ ने 5 इयर्स बोला है, तो विच एवर इज लोअर, यानी आपको 2 इयर्स लगेगा। पर कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है आपके फ्रिज का 10 इयर्स, तो भी 5 इयर्स ही मिलेगा। 5 इयर्स के बियॉन्ड आप जो भी वारंटी दे रहे हो दैट विल बी ऑल्सो काउंटेड एज डिपोजिट। सेक्टोरल रेगुलेटर ने अगर कहीं पे एडवांस देना आपको अलाउ किया है तो भाई रेगुलेटर ने या सीजी ने हाँ बोला है, तो कौन होता है मना करने वाला उसको? फिर वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। जैसे कोई भी पैसा कंपनी को मिल रहा है और कंपनी ने साइड में उसको रख दिया है पहले ही एडवांस रिसीव करके, क्योंकि लॉ ने अलाउ किया था ये रिसीव करने को। से फॉर एग्जाम्पल कोई प्रकार का टैक्स, तो वो लॉ की कंप्लायंस के लिए कंपनी रिसीव कर रही है ना एडवांस में, नॉट अ प्रॉब्लम, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अब फिर कुछ प्रकार की ऐसी कंपनीज थी जिनको रियलाइज हुआ यार हमारा तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा अगर हम हर चीज को डिपॉजिट मानने लगे तो। जैसे आप कभी भी ना ये बुक्स या मैगजीन्स पब्लिश करने वाली कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, दे ऑलवेज टेक सब्सक्रिप्शन, तो उनका तो सारा पैसा ही फिर एडवांस की तरफ मान लिया जाएगा। जिसे वैलिड नहीं बोलते वो एडवांस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। यार अगर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इज डिफरेंट फ्रॉम एडवांस रिसीव्ड। ये एज अ गारंटी हमने किसी के पास रखवाया गुड्स एंड सर्विस के लिए, तो वो भी जेन्युइन केस ही माना जाता है। ये हो गया आपके ऑर्डिनरी कोर्स में। लास्ट है नॉन पीपल। नॉन पीपल के केस में अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से लोन लिया, तो भाई साहब एक कंपनी दूसरी कंपनी से लोन तभी लेती है जब जान पहचान की होती है। सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, वो सब केस ही पॉसिबल हो पाते हैं और कुछ पॉसिबल हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट होता है डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर कोई भी है, डायरेक्टर ने अपनी ही कंपनी में पैसा लगाया, तो डायरेक्टर तो नॉन पार्टी होता है और उसके साथ तो कंपनी चीटिंग करेगी नहीं। तो अगर डायरेक्टर है किसी पब्लिक कंपनी का, तो पब्लिक कंपनी का जो डायरेक्टर है वो उससे लिया हुआ पैसा डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। यार प्राइवेट कंपनी तो इतनी छोटी होती है ना कि डायरेक्टर के साथ साथ रिलेटिव को भी चपेटे में ले लो। इन दोनों को एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा कि हमने खुद का पैसा लगाया, हमने मांगा हुआ पैसा नहीं लगाया है। और एफएस में ये बात डिस्क्लोज होती है कि डायरेक्टर या उसके रिलेटिव ने, इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी रिलेटिव ऑल्सो, उसने ये पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में कंपनी को दिया है। इसके साथ व्हाट इज नॉट ए डिपॉजिट, व्हाट इज ए डिपॉजिट हमारा खत्म होता है। अब हम एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि भाई डिपॉजिट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते वो देख लिया।
अब हम लोग देखेंगे कि कितना अलाउड है, मैक्सिमम किससे पैसा रेज कर सकते हैं और क्या कंडीशन पे। तो शुरू करते हैं, डिपोजिटर कौन है। देखो इस पूरे एक्ट के अंदर में ना, इस पूरे चैप्टर के अंदर में ना, कंपनी दो जगह से पैसा रेज कर सकती है, लेगी तो लोगों से ही, बिकॉज इट इज पब्लिक डिपॉजिट। पर वो लोग कौन होंगे, या तो वो कंपनी के खुद के मेंबर्स हो सकते हैं, इफ दैट इज द केस तो 73(2) में कवर होगा पूरा प्रोविजन। इफ हम किसी और से ले रहे हैं तो 76 में कवर होगा पूरा प्रोविजन। आइदर केस में कंपनी जो है वो डिपॉजिटर से डिपॉजिट ले रही है। बट लेट मी टेल यू, अगर हम अदर पर्सन यानी के पब्लिक से ले रहे हैं पैसा, तो हर कंपनी को अलाउड नहीं है। अदर पर्सन से लेने के लिए यू मस्ट बिकम एन एलिजिबल कंपनी। कितना सही है, 21D, D फॉर डिपोजिटर में डिपोजिटर की डेफिनेशन है, 21E, E फॉर एलिजिबल कंपनी में एलिजिबल की डेफिनेशन है। एलिजिबल कंपनी मतलब वो कंपनी जो पब्लिक से भी पैसा रेज कर सकती है अपार्ट फ्रॉम मेंबर्स। मतलब इन एलिजिबल कंपनी सिर्फ जो है अपने मेंबर्स से पैसा रेज करेगी और सिर्फ एलिजिबल कंपनी होगी जो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। एलिजिबल कंपनी होने के लिए सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, यू मस्ट बी ए पब्लिक कंपनी। ये तो पता ही था, प्राइवेट कंपनी को थोड़ी ना पब्लिक से पैसा रेज करने दे देंगे भाई, तो वरना तो फिर सब यही करेंगे कि शेयर्स डिबेंचर्स छोड़ देंगे, एक बनाएंगे प्राइवेट कंपनी, रूल्स फॉलो नहीं करेंगे और पब्लिक से पैसा रेज कर लेंगे। ना भैया, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो पब्लिक कंपनी ही पब्लिक से पैसा रेज कर पाएगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि आपका नेटवर्थ या तो 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, जो आपका खुद का लगाया हुआ पैसा है, या फिर ये और है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, और या फिर आपने जो टर्नओवर सेल्स किया है पूरे साल भर का वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। दोनों में से एक हिसाब से आप बड़ी कंपनी होनी चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लोगों से पैसा लेने जा रहे हो, अपने घर वालों से तो पूछ लो, तो आपको एक रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जनरल मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है। देखो एक सीए फाइनल में सेक्शन आता है 181C, जिसमें लिमिट्स दे रखी है, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम। इसके बियॉन्ड अगर आप पैसा रेज करने जाते हो ना, तो आपको एसआर पास कराना पड़ेगा। अगर आप उस लिमिट के अंदर तक ही पैसा रेज करने जा रहे हो ना, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। मतलब अगर आप उससे ज्यादा पैसा रेज कर रहे हो, यू नीड परमिशन ऑफ मोर देन 75%, मतलब वोट्स इन फेवर शुड एक्सीड 3 टाइम्स वोट अगेंस्ट। और अगर मैं बात करूं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की, तो वोट्स इन फेवर शुड एक्सीड वोट्स अगेंस्ट। ये हो गया एलिजिबल कंपनी कौन होती है। एलिजिबल नाम इसीलिए दिया बिकॉज इट इज एलिजिबल टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, बट वो 3 कंडीशन पूरी होने पर। अब मैं एक मास्टर चार्ट करा रही हूं आपको। वी विल स्टार्ट विथ 73, 70, आपका 4 आएगा, 75 आएगा, 76 आता है, 76 से आता है, जिसमें से 75 आपको सिलेबस में नहीं है, बाकी सब नीचे आएगा। पर बहुत खिचड़ी बना के कुछ बातें 73 में बोलिए, कुछ 76 में बोलिए। क्यों ना एक कंसेप्चुअल मास्टर चार्ट पूरा देख लेते हैं, कौन सी टाइप की कंपनी किससे कितना पैसा रेज कर सकती है, कितने टाइम के लिए। एक क्लैरिटी से डायग्राम मिल जाए ना, तो फिर सेक्शन देखते रहेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं, ये चैप्टर 73(1) में कुछ लोगों को लगता ही नहीं है। मतलब हमने कुछ ऐसी कंपनीज लिखी है जिनको खुली छूट है, वो किसी से भी कितना भी पैसा रेज कर सकते हैं। तो भैया बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, HFC, NBFC, अगर इन्हें आप पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेने देंगे, घर जाएगा इनका, कैसे करेंगे ये लोग आगे काम। तो इनको ये चैप्टर नहीं लगता है, इनको कोई रोक टोक नहीं है। दे कैन रेज पब्लिक डिपॉजिट किसी से भी कितना भी, पब्लिक से, मेंबर्स से, किसी से भी कितना भी। मतलब ये चैप्टर ही नहीं लग रहा है। 73 to 76 से इनको लग ही नहीं रहा है, खत्म कहानी, 73(1) हो गया। अब मैं आपको बताती हूं कि जो कंपनी है ना, पहले ये डिसाइड कर लो वेदर इट इज अ एलिजिबल कंपनी और अ नॉन एलिजिबल कंपनी, क्योंकि एलिजिबल होगी तो पब्लिक से भी रेज कर पाएगी, मेंबर से भी रेज कर पाएगी। तो इजी पड़ जाता है हमारे लिए सीखना नॉन एलिजिबल कंपनी को। भाई अगर आप नॉन एलिजिबल हो, इफ यू आर नॉट एलिजिबल, तो या तो आप प्राइवेट कंपनी हो, क्योंकि सारी ही प्राइवेट कंपनीज नॉन एलिजिबल होती है, पर कुछ पब्लिक कंपनीज भी हैं जो अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं करेंगी तीनों तीन, तो वो नॉट एलिजिबल हो जाएगी। तो हर पब्लिक कंपनी पहला क्राइटेरिया तो पूरा कर ही लेती है, ये वाला क्राइटेरिया, लेकिन बेचारी सेकंड या थर्ड क्राइटेरिया में फंस सकती है। चलो थर्ड तो परमिशन फिर भी मिल जाएगी, मेजरली सेकंड क्राइटेरिया छूट जाता है इनका। मतलब ये ऐसी कंपनी होगी जिसका नेटवर्थ भी कम है और टर्नओवर भी कम है, दोनों कंडीशन में बेचारी पीछे रह गई। तो ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ भी कम है और टर्नओवर भी कम है, दोनों कंडीशन पूरी नहीं हुई,
तो बेचारी को हम कहेंगे नॉन एलिजिबल। और अब ये नॉन एलिजिबल कंपनीज जो होती है ना, इनका नॉन एलिजिबिलिटी का मतलब ही यही है कि दे कैन ओनली रेज फ्रॉम द मेंबर्स। अब आता है कैच कि कितना रेज कर सकते हो। देखो पब्लिक कंपनी तो फिर भी दूसरे केस में दूसरी चीजों से लोगों से पैसा तो रेज कर सकती है, प्राइवेट कंपनी को तो बेचारी को तुमने हर चीज में मना कर दिया है। तो यहां पे अलाउ किया है कि आप मैक्स 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम जितना रेज कर सकते हो। पब्लिक कंपनी को बोला है चुप रहे, तू सिर्फ 35% ही रेज करेगा, तो एक को 100% बोला, एक को 35% बोला। किसका 100% और किसका 35% वो इस पूरे चैप्टर में कॉमन रहेगा। पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम को जोड़ के उसका मैक्सिमम 100%, मतलब इतना का इतना, जितना आपका पेड अप कैपिटल है, फ्री रिजर्व्स है और सिक्योरिटीज प्रीमियम है, उतना का उतना आप वापस रेज कर सकते हो इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी उसका सिर्फ 35% रेज कर सकते हो। बट क्योंकि आप है इन एलिजिबल, इसीलिए आप सिर्फ पूरा का पूरा लेंगे किससे, मेंबर्स से। कुछ एक प्राइवेट कंपनीज को और छूट दे दी, बोले ए तू 100% से भी ऊपर ले सकता है। कब, जब या तो आप एक स्टार्टअप है फॉर 5 इयर्स, आइदर आप स्टार्टअप हो फॉर 5 इयर्स, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन में आपको सारे के सारे कंडीशंस पूरे करने पड़ेंगे। मतलब अगर आपको ये छूट चाहिए तो आपको ये सारे कंडीशंस पूरे करने पड़ेंगे। आप किसी की एसोसिएट सब्सिडियरी नहीं होनी चाहिए। आपका बोरोइंग बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बॉडी, कॉर्पोरेट से जो बोरोइंग है वो पेड अप शेयर कैपिटल का 2 गुना या 50 करोड़, इन दोनों में से विचएवर इज लोअर से भी कम होना चाहिए। और आपने डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए किसी भी बोरोइंग में। तो आप 100% से भी ज्यादा रेज कर सकते हैं, मतलब मेंबर्स से कितना भी पब्लिक डिपॉजिट आप रेज कर सकते हो, पर याद रखना सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स से। क्योंकि भले ही आप 100% से ज्यादा रेज कर पा रहे हो, पर अभी भी आप हो तो प्राइवेट कंपनी ही, अभी भी हो तो आप इनएलिजिबल कंपनी ही। ये हो गया नॉन एलिजिबल कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं एलिजिबल कंपनी के बारे में। हाँ भैया तू तो एलिजिबल है, तू तो पब्लिक से भी पैसा रेज कर पाएगी। एलिजिबल होने का क्राइटेरिया लिख दो, पब्लिक कंपनी होनी चाहिए और नेटवर्थ या तो 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, या फिर टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब क्योंकि आप एलिजिबल हो तो बधाई हो, आप मेंबर से तो रेज कर ही सकते थे, जो कि रूटीन है। यू आर ऑल्सो एलिजिबल, अब आप पब्लिक से भी पैसा रेज कर सकते हो अंडर सेक्शन 76। तो मेंबर्स वाला 73(2) है और पब्लिक वाला 76 है, जिनको अभी अपन कंपैरेटिव एनालिसिस में पढ़ लेंगे। ऑफ कोर्स आपको रेजोल्यूशन भी पास करवाना ही पड़ेगा, जो आपकी तीसरी कंडीशन है। एलिजिबल कंपनी के केस में किससे रेज कर सकते हैं, मेंबर से भी, पब्लिक में भी। तो अब आता है कंफ्यूजन। ये तो कह दिया था कि पब्लिक कंपनी को 35% ही लेना है, तो कितना में तो 35% ही आ गया, पर किससे किस रेशियो में लेंगे वो भी डिफाइन कर दिया है 76 में। बोला है तू पब्लिक कंपनी है ना, तो तू पब्लिक से ज्यादा ले। 25% जैसा आप पब्लिक से ले सकते हो, मैक्स 10% आप मेंबर से ले पाओगे। गवर्नमेंट के केस में ये रोक टोक नहीं है, मेंबर और पब्लिक से किसी भी रेशियो में कितना भी आप रेस कर सकते हो। अब ये सारी बात कर लेने के बाद एक आखिरी बात बता देती हूं आपको बेसिक चार्ट के अंदर कि कितने दिन के लिए डिपॉजिट रेज होता है। सो इट इज फिक्स्ड क्राइटेरिया। आप कोई भी हालत में जो डिपॉजिट रेज करोगे वो 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स के लिए होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 साल, कम से कम आधा साल। आधे साल से कम तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बोल दिया ना, मतलब नहीं चलेगा। अरे बट मेरे को बहुत नीड है, थोड़ा छोटा करने दो ना टाइम पीरियड, तो उस केस में आपको 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अलाउ किया है, जो 6 मंथ से कम हो सकता है। 6 मंथ से कम, बट फिर भी किसी भी हालत में 3 मंथ से ज्यादा होना चाहिए, ये उनकी शर्त है। तो ये भी कम से कम 3 महीना का तो होना ही चाहिए। 10% भी कम से कम 3 महीना का तो होना ही चाहिए। 6 मंथ से कम हो सकता है, बट 3 महीने से कम तो कोई डिपॉजिट नहीं हो सकता। ये बात तो एकदम क्लियर हो गई हमारी। सो दिस वाज द मास्टर चार्ट। अब फाइनली पढ़ ले सेक्शंस बहुत, व्हाट इज अ डिपॉजिट, व्हाट इज नॉट अ डिपॉजिट, डिपॉजिट का मास्टर चार्ट। अब जाकर के बारी आती है चैप्टर की, सेक्शन की। तो 73 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ऑफ मेंबर्स। मेंबर से लेना है तो कम रोक टोक लगेगी, क्योंकि ये तो घर के लोग है ना। घर के लोगों के केस में कंडीशन देखो, एसआर या ओआर तो पास करना ही पड़ेगा। अरे कोई भी चीज, कोई भी परमिशन लेते हैं तो रेजोल्यूशन तो पास कराएंगे ना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक सर्क्यूलर है, ये सर्क्यूलर सबसे पहले आरओसी को भेज दो। दिस इज द इन्विटेशन। मेंबर्स को घर बैठे सपना थोड़ी आएगा कि आप डिपॉजिट रेज करना चाहते हो। अब पहली बात तो मेंबर्स से डिपॉजिट रेज करने में बहुत लोग दिमाग में सोच लेते हैं ये सेक्शन सिर्फ प्राइवेट कंपनी को लगता है। ना भैया,
ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी दोनों को लग रहा है, जो भी मेंबर्स से डिपॉजिट रेज कर रहा है। पर ये सेक्शन जो होगा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये पक्का सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी को ही लगेगा। ये सेक्शन ओनली टू एलिजिबल कंपनी, क्योंकि वही एलिजिबल कंपनी ही तो रेज कर पाएगी। और ये सेक्शन जो है एलिजिबल हो या इनएलिजिबल हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को लगेगा ये सेक्शन। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 रेजोल्यूशन पास कर देना। कंडीशन नंबर 2 एक इन्विटेशन एडवर्टाइजमेंट पहले आरओसी को 30 दिन पहले ही भेज देना। आरओसी को भेजने के बाद मेंबर को भेजना 30 दिन बाद। फॉर्म होगा डिपॉजिट का पहला फॉर्म डीपीटी 1 आरपीएडी या स्पीड पोस्ट से भेजना। घर बैठे मेंबर पढ़ेंगे, मनी मन मुस्कुराएंगे, अच्छा लगेगा तो पैसा भेज देंगे। ये एड न्यूज़पेपर में भी डालो, प्राइवेट कंपनी के केस में नहीं जाएगा, लेकिन ये सेक्शन तो दोनों को लगता है, इसलिए इन्होंने रूल तो बनाया है। हालांकि हम प्राइवेट कंपनी को मना कर देंगे ये करने से। अब न्यूज़पेपर हमेशा आपको भी पता है एक इंग्लिश एक वर्नाक्यूलर होता है, और वैलिड कब तक होगा ये एड देखो, दोनों सेम ही डेट बोली है, कान इधर से पकड़ो कि उधर से पकड़ो, कह रहे हैं साल खत्म होने के 6 महीने तक वैलिड रहेगा, या फिर एजीएम जब हो गई तब तक। पर अगर एजीएम नहीं हुई तो लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, पागल बनाता है। लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड भी तो 6 मंथ्स ही होता है, सितंबर एंड ही तो डेट होती है हमारे केस में। तो सर्क्यूलर क्या हुआ भैया, सर्क्यूलर एक फुल डिटेल हो गई कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, क्रेडिट रेटिंग कौन सा है, ए बी, कौन सा आपका क्रेडिट रेटिंग है, अपने पास कितना पैसा ऑलरेडी पेंडिंग है और कितने डिपॉजिटर्स ऑलरेडी है, ये बता के हम लोगों को कह रहे हैं ए देना, मेरे को पैसे का रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज द सर्क्यूलर दैट वी इशू। अगली कंडीशन, कौन देगा तेरे को पैसा, तेरा पहले से डिफॉल्ट बाकी है तो तुम्हें क्लैरिफाई करना पड़ेगा मेरा अब तक कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है। ये कंपनी बोलेगी तो कोई विश्वास अकेले करेगा नहीं, इसीलिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर से लिखवाओ कंपनी ने डिपॉजिट और इंटरेस्ट रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। अगर किया भी था तो वो 5 साल पहले गंगा नहा चुके हैं, मतलब ऑल दिस डिफॉल्ट वाज मेड गुड एटलीस्ट 5 years हैज elapsed फ्रॉम दैट डेट। इसके बाद एक डीआरआर अकाउंट, ये आपको पता है ये बिल्कुल डिबेंचर की लाइन पे जा रही है चीजें। डीआरआर अकाउंट डिपॉजिट रीपेमेंट जो अकाउंट है वो भी सेम 30 अप्रैल के पहले बनाना है। कितना पैसा डालना है उसमें भाई, अगले 31 मार्च तक, मतलब नेक्स्ट 11 मंथ्स के अंदर तुम जितना भी रीपे करने वाले हो उसका 20% एक सेपरेट स्केड्यूल्ड बैंक अकाउंट में डाल देना। और इसको खबरदार किसी और पर्पस के लिए यूज किया तो इसको सिर्फ पैसा रीपेमेंट में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर सिक्योर्ड डिपॉजिट देता है ना तभी सिक्योर्ड डिपॉजिट बोलने का मतलब कुछ ना कुछ असेट गिरवी रखना है, नहीं रखा है, नहीं किया है तो सिक्योर्ड नहीं बोलने का। हर सर्कुलर फॉर्म एड में चीख चीख के बताने का अनसिक्योर्ड है, तेरे को पैसा लगाना है तो लगा, मैंने कोई सिक्योरिटी रखी नहीं है। दिस इज लाइक अ वार्निंग टू द पीपल। ये हो गई कंडीशंस आपकी जो स्पेसिफिकली आप मेंबर से रेस करते टाइम लगा रहे हो। एक बात बताना चाहती हूं, मेंबर्स पे जो कंडीशंस लगती है वो ऑटोमेटिकली, यार पब्लिक से रेस करना तो और ज्यादा खतरनाक है ना, दे आर स्ट्रेंजर्स टू द कंपनी, तो उस केस में तो ये सारी कंडीशन लगती है, एक्स्ट्रा कंडीशंस और लगती है। मतलब 73(2) वाली कंडीशंस इधर लगी रही है, उसके अलावा वाली कंडीशंस और लगेगी। अब लेकिन बहुत ही एब्सर्ड कंडीशन है, सोचो 2 मियां बीवी ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी खोल दी और वो खुद ही कंपनी में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो क्या वो लोग रेजोल्यूशन पास करेंगे? चलो कर भी लिया, खुद ही को सर्क्यूलर भेजेंगे, खुद ही के केस में नो डिफॉल्ट सर्टिफिकेट साइन करेंगे, खुद ही डीआरआर में पैसा डालेंगे ना भैया। These 3 conditions are not applicable to private companies। कौन सी प्राइवेट कंपनीज? मैं आपको बता दूं, सारी प्राइवेट कंपनीज कह दी इन्होंने, जिनका भी डिपॉजिट पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम से कम है, उतना ही होता है सबका, 100% ही तो अलाउड है। 100% के बियॉन्ड वाली जो है वो तो सेम कंडीशंस बता दी जो आप ऊपर पढ़ के आए हो। मतलब 100% से कम वाली को एग्जेम्प्ट कर दिया, 100% से ज्यादा वाली को एग्जेम्प्ट कर दिया। स्टार्टअप फॉर 5 years, देख लो, झूठ नहीं बोल रही हूँ, यहीं पे लिखा है। दूसरी, ये तीनों कंडीशंस का जो कॉम्बिनेशन है, सेम कंडीशंस यहां पर आ गई। क्या कंडीशन थी? एसोसिएट सब्सिडियरी नहीं होना चाहिए, बोरोइंग बैंक से 2 times पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ विचएवर इज लोअर से कम होना चाहिए, और इसी में आपने डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, तो आपको नहीं लगेगी ये सब कंडीशंस। मेंबर्स से डिपॉजिट रेज करना सीखा। 73 का सबसेक्शन 3 कहता है डिपॉजिट और इंटरेस्ट रीपे करो, करना ही पड़ेगा, इरिडीमेबल थोड़ी होता है ये। चौथा, अगर कंपनी फेल हो जाती है डिपॉजिट या इंटरेस्ट देने में तो डिपॉजिटर दौड़े दौड़े एनसीएलटी के पास रोते हुए जाएगा, मुझे मेरा पैसा चाहिए। एनसीएलटी डायरेक्ट कर सकता है कंपनी को कि सुन, जो पैसा पेंडिंग है वो हाथ के हाथ दे, या जो लॉस डैमेज हुआ है वो भी दे, और जो चाहता है एनसीएलटी वो तो वो कर सकता है। इसके साथ मेंबर से लेने वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। लेट अस कम टू पब्लिक से। अगर अपन डिपॉजिट रेज करते हैं तो क्या कंडीशंस है?
पहले तो 73(2) वाली कंडीशन है, मतलब अभी जो 4-5 पढ़ के आए हो वो सारी लग गई। अगली बात, एलिजिबल होने चाहिए आप रूल 2(1)E में, जिसमें अपने आप में 3 कंडीशन है। पब्लिक होनी चाहिए आप, दूसरी कंडीशन है आपने रेजोल्यूशन पास किया होना चाहिए, तीसरी कंडीशन है आपकी कि आपका नेटवर्थ और आपका टर्नओवर दोनों में से एक 100 करोड़ 500 करोड़ रिस्पेक्टिवली उससे बड़ा होना चाहिए। अब क्योंकि तुम जनता के पास मुंह उठा के पैसा लेने जा रहे हो, तो वो सर्क्यूलर वाली कंडीशन तो सेम ही रहती है, क्योंकि लोगों को कैसे पता चलेगा, तो ये सर्क्यूलर वेबसाइट पे भी डालना है और न्यूज़पेपर में ऐड देना है। गिन के कोई मेंबर्स तो है नहीं कि उनको घर पे भेज दिया, आप तो पब्लिक को इशू कर रहे हो, तो गिव इट इन द फॉर्म ऑफ एड, ऑल्सो पुट इट इन द वेबसाइट, मेक श्योर इट इज साइंड, सर्क्यूलेटेड, ऑथेंटिकेटेड बाय द बोर्ड। अब ये सर्क्यूलर देने के बाद में अगर आप सिक्योर्ड डिपॉजिट लेकर आ रहे हो तो मेक श्योर वही सेम पॉइंट्स लगेंगे। चार्ज अगर क्रिएट हुआ है तो 30 डेज में रजिस्टर हो जाना चाहिए, चार्जेस चैप्टर में देखा था। असेट की वैल्यू डिपॉजिट वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। सिर्फ टेंजिबल असेट्स को गिनती में मानते हैं हम, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, तो इनटेंजिबल असेट्स के केस में सिक्योर्ड डिपॉजिट पे भरोसा नहीं है हमें। मार्केट वैल्यू रजिस्टर्ड वैल्यूअर से गिनती कराएंगे, और ये सिक्योर्ड है डिपॉजिट, ये जमीन किसके नाम पे गिरवी रखेंगे, एक ट्रस्टी अपॉइंट होगा, अभी जस्ट करेंगे उसको थोड़ी देर में अपॉइंट, तो उस ट्रस्टी के नाम पर अपन ये सारा रखवाएंगे। अब क्रेडिट रेटिंग जो अपन ऑब्टेन करते हैं, ये एक और कंडीशन, आखिरी कंडीशन इन केस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, आपको एक रिकग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से खुद को अप्रूव कराना है कि हाँ भैया मैं लायक हूं, मैं पैसे टाइम से चुका देता हूं, तभी तो जनता आप पे भरोसा कर पाएगी। इसके अंदर आपका नेटवर्थ, लिक्विडिटी और आपकी औकात रीपेमेंट की सारी काफी क्लियर होगी। ये हर साल कराना है आपको जब तक आपका डिपॉजिट चल रहा है, और हर साल आरओसी को भेजना है, और जब पब्लिक से पैसा रेज कर रहे थे तो उसको भी भेजना था। और ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम ना आरबीआई ने एक एनबीएफसी के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग निकाली हुई है B++ सपोजिडली, तो आपकी भी उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर उससे कम हुई तो भैया इवन आफ्टर फुलफिलिंग ऑल 3 कंडीशंस आप पब्लिक से फिर भी पैसा रेज कर नहीं पाओगे, क्योंकि लायक ही नहीं हो, आप चुकाते ही नहीं हो टाइम पर। अब ये सब पढ़ लेने के बाद चैप्टर हो गया हमारा, पर बहुत सारे रूल्स है। ये ऐसे रूल्स है जो दोनों केस में लगते हैं, मतलब चाहे तुम पब्लिक से उठा लो चाहे तुम मेंबर्स से उठा लो, दीज आर कॉमन रूल्स, ये सबको लगेंगे। नंबर 1, एक बार इशू करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन खबरदार है चेंज मत करना। डिपॉजिट, ट्रस्ट डीड, जो भी डिपॉजिटर के नुकसान के लिए, मतलब पहले उनको दे दिया डिपॉजिट, बोला 9% पे ब्याज देंगे, फिर बोला हाँ हाँ अप्रैल फूल बनाया, हम तो 6% ही देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, कभी नहीं कर सकते हो आप। सिक्योर्ड डिपॉजिट लिखकर बोला नहीं नहीं सिक्योरिटी तो नहीं दे सकते, ये जमीन तो हमें बहुत प्यारी है, यू कांट ऑल्टर टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते जो डिपॉजिटर के लिए डेट्रीमेंटल हो। सेकेंडली, क्या एक से ज्यादा ज्वाइंट नेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और ये ज्वाइंट नेम में 3 क्लॉज होते हैं। कितनी बार 3 डिपॉजिटर्स जो होते हैं वो लिखवाते हैं ज्वाइंटली, मतलब तीनों को साथ में मिलेगा, पर बचे ही नहीं तो सर्वाइवर को मिलेगा। कुछ लोग ईदर या एनीवन लिखवाते हैं, वो कहते हैं किसी एक को भी दे दिया या जो बच गया उसको भी दे दिया तो चलेगा। फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर में पहले क्रोनोलॉजी में जाते हैं, और फिर अगर क्रोनोलॉजी से कोई जिंदा नहीं है तो जो बच गया उसको दे देंगे सारा पैसा डिपॉजिट के केस में। तीसरा रूल, कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट या ब्रोकरेज दे सकते हैं? आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए एक लिमिट निकाली है, 10%, 12%, 9%, जो भी लिमिट एनबीएफसी को लगता है उतना ही मैक्सिमम ब्रोकरेज या इंटरेस्ट हम भी दे पाएंगे। नेक्स्ट रूल, हर इंटेंडिंग डिपॉजिटर को कंपनी को बताना पड़ेगा एप्लीकेशन देख के, हाँ मैं डिपॉजिट लेना चाहता हूं, वरना कंपनी को पता कैसे चलेगा? तो यू विल अप्लाई टू द कंपनी एंड यू विल राइट कि मैंने ये पैसा बोरो नहीं किया है, मैं खुद का पैसा लगा रहा हूं। हर डिपॉजिटर को एक नॉमिनी को नॉमिनेट करना है, तो अगर इसकी डेथ हो जाएगी तो फिर वो सारा पैसा जो है नॉमिनी के नाम पे वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स, हर कंपनी जो कि एक सिक्योर्ड डिपॉजिट ला रही है, मैंडेटरी है उसके लिए कि वो ट्रस्टी रखे। ट्रस्टी वो बनेगा जो रिटन में कंसेंट देगा, हाँ मैं ट्रस्टी बनना चाहता हूं, जबरदस्ती कॉलर पकड़ के नहीं लाना है। सर्क्यूलर में इसका नाम होगा, मतलब लोग आए उसके भी पहले, आरओसी के भी पहले जो सर्क्यूलर जा रहा है उसमें ही ट्रस्टी अपॉइंट हो चुका है। 7 दिन पहले तो कम से कम ट्रस्ट डीड भी एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए डीपीटी 2 में। डीपीटी 1 पहले आया था, डीपीटी 2 अभी आ रहा है। वी विल एग्जीक्यूट द डीड। याद रखिएगा कि एक बार ये ट्रस्टी अपॉइंट हो गया तो ये नहीं रिमूव हो सकता है। रिमूव तभी होगा जब सारे डायरेक्टर्स उसको मिलकर निकालेंगे, जिसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होगा। मतलब आप सोच के देखिए कितना बड़ा कांड करना होगा इसको कि सब इसे मिलकर निकाल रहे हैं, तभी इसका निकालना वैलिड होगा। एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रस्टी जो है वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार
तुझे डिपॉजिटर की टीम से खेलना है, तू तो कंपनी की टीम से खेल रहा है, ये तो चीटिंग हो जाएगी। तो ट्रस्टी एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो भाई डायरेक्टर, केएमपी, एम्प्लॉय, डिपॉजिटर खुद तो नहीं चलेगा, इनके रिलेटिव्स भी नहीं चलेंगे। और ये सिर्फ कंपनी में नहीं, सीएचएसए किसी में भी नहीं होना चाहिए डायरेक्टर, केएमपी, एम्प्लॉय, डिपॉजिटर। ये इंडेटेड नहीं होना चाहिए, नॉट ओनली टू सीएचएसए बट ऑल्सो एसएफएच में भी ये इंडेटेड नहीं होना चाहिए। कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट होल्डिंग की सब्सिडियरी में आप इंडेट नहीं होने चाहिए। आपका कोई मटेरियल पेस्यूनियरी रिश्ता नहीं होना चाहिए। आप प्रिंसिपल डेट्स की गारंटी नहीं लिए हुए होने चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए एक ऐसा आदमी जो खुल के चुगली कर सके, जो खुल के अपनी मर्जी में रह सके, जो खुल के डिपॉजिटर का साथ दे सके। ऐसा नहीं कंपनी की पूछड़ी बनकर घूम रहा है। अगला पॉइंट जो है आपका, कंपनी को जैसे ही पैसा रिसीव हुआ ना डिपॉजिटर से, वो 21 दिन में उसको एक रसीद दे देगी कि हाँ भाई ये फिक्स डिपॉजिट रिसीट जैसा ही हो गया। यू विल गेट अ रिसीट जिसपे ऑथेंटिकेशन होगा कंपनी के बोर्ड का कि हाँ भाई आप अब जो है वैलिड डिपॉजिटर है। इस पे तारीख लिखी होगी, नाम होगा, एड्रेस होगा डिपॉजिटर का, कितना अमाउंट है, क्या रेट ऑफ ब्याज उसको मिलता है और किस दिन हम ये पैसा वापस लौटा देंगे, ये डिटेल्स आप उसको दे दोगे। यार ये डिटेल है ना, फिर नेक्स्ट 7 डेज के अंदर एक रजिस्टर होता है जो कंपनी खुद के रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करती है, उसको 8 साल के लिए संभाल के भी रखती है, उस पे भी डायरेक्टर सीएस का ऑथेंटिकेशन होता है। मतलब एक एक डिपॉजिटर की इंडिविजुअल एंट्री कंपनी भी मेंटेन करेगी। एक तरफ उसको रिसीट देगी, एक तरफ ये बुक में एंट्री डालेगी। वही बातें, नेम, एड्रेस, पैन, माइनर अगर है तो गार्डियन का नाम, नॉमिनी का नाम, अच्छा उसको ये जो रसीद दिया उसका नंबर, बाकी सेम चीजें आ जाएगी। डेट, अमाउंट, ड्यूरेशन, रेट कितना दे रहे हो, 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट देते हो क्या, इंटरेस्ट कब कब देते हो, और जो भी सिक्योरिटी वगैरह उसके पास आपने अगर कुछ गिरवी रखवाई है तो सिक्योर डिपॉजिट के केस में। रजिस्टर भी मेंटेन कर लिया। अब कंपनी को जितने भी डिपॉजिट्स आए, डीपीटी 1 हो गया, 2 हो गया, लास्ट डीपीटी 3, 30 जून के पहले मतलब 31 मार्च तक के आपने सारे डिपॉजिट जो इशू किए, अप्रैल, मई और जून 3 महीने आपको मिलेंगे। उसके पहले आपको आरओसी को फुल डिटेल फाइल करनी है अबाउट ऑल डिपॉजिट्स। अगर आपने फेलियर ऑफ रीपेमेंट किया, जो ऊपर अपन ने यहां पे पढ़ा था कि भाई अगर ये रीपे नहीं कर पाता है तो हाँ, रीपे नहीं कर पाता है तो एनसीएलटी को कंप्लेन करेंगे। तो ब्याज कितना मिलेगा मालूम है? पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर द रूल इज 18% पर एनम, द मैक्सिमम पेनल्टी दैट अप्लाइज। ठीक है, डिपॉजिट के केस में वैसे भी खतरनाक पेनल्टी है। कॉन्ट्रावेंशन किया अगर रूल्स का तो बहुत बेसिक पेनल्टी यहां लिखी हुई है डिपॉजिट रूल्स की कॉन्ट्रावेंशन की, पर मैं आपको बता दूं सेक्शन के अंदर खतरनाक करोड़ों में पेनल्टी है। तो अगर सेक्शन वाली पेनल्टी लग रही है तो वही लगेगी। ये तो चालू चिंदी रूल्स के लिए लगा दी पेनल्टी कि कहीं और अगर कुछ कॉन्ट्रावेंशन हुआ जिसका सेक्शन में मेंशन नहीं है तो कंपनी ऑफिसर को 5000 तो एक बार लगेगा और 500 प्रतिदिन जो लगेगा वो अलग। तो पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन वाली बात भी हो गई हमारी। अब हमारा एक भयंकर इंपॉर्टेंट रूल बचा है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ डिपॉजिट। प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ डिपॉजिट का मतलब होता है कि अब तक पूरे 3 साल कंप्लीट नहीं हुए, मैंने फुल 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट निकाला था और बीच में दौड़े दौड़े कुछ लोग आ गए, यार हमें वापस करना है ये डिपॉजिट और हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। जैसे अपन एफडी तुड़वा सकते हैं बैंक में, पर रेट कटती है, अमाउंट कम हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे बोला है कि देखो मिनिमम 6 महीने बाद ही तोड़ेंगे हम। क्यों? क्योंकि अभी तो बताया था आपको ऊपर 6 मंथ्स तो मिनिमम पीरियड होता है, तो 6 मंथ्स के पीरियड के हिसाब से कोई भी हिसाब से मेरा जो मैच्योरिटी होता है, बिफोर मैच्योरिटी अगर मैंने तुड़वाना भी है तो 6 महीने तो कम से कम पूरे होने चाहिए। अब कितना कटेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हुआ था ना -1% हो जाएगा। जैसे सपोज पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 था, अब -1 कर दोगे तो 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा पूरे के पूरे डिपॉजिट्स पर वो किस पीरियड के लिए होगा? तो जितने पीरियड के लिए बात हुई थी। अब जैसे किसी ने 3 साल की बात करके 1 साल बाद ही पैसा तोड़वा लिया तो उसको 1 साल के लिए ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 8% मिलेगा इंस्टेड ऑफ 9%। अब क्या होता है ना कि कभी कभी 1 साल तो पूरा देख के आदमी आएगा नहीं, उसको तो जब तकलीफ आएगी तब वो दौड़ा दौड़ा आएगा कि मेरे पैसे तोड़ के मुझे दे दो। तो यार टू मेक द कैलकुलेशन रियली सिंपल, उन्होंने कहा है 6 महीने से कम पीरियड को इग्नोर कर दो। तो कोई 13 महीने के बाद आया एफडी तुड़वाने तो भी उसको 1 साल मतलब
आप समझ लीजिए 1 महीना एक्स्ट्रा हुआ ना, तो भी उसको 1 साल का ही पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, 1 महीना एक्स्ट्रा का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कोई अगर 5 महीने भी 1 साल के ऊपर एक्स्ट्रा देकर गया तो भी उसको 1 साल का ही इंटरेस्ट मिलेगा। इससे तो बेटर ये है कि वो एक आधा महीना और रुक जाए, क्योंकि 6 महीने के ऊपर का पूरे अमाउंट को, पूरे मंथ को 1 साल ही गिनते हैं। तो 7 महीने भी अगर हुए, 8 महीने भी अगर हुए, तो वो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आपको दे देंगे। पर हाँ, देंगे 1% कम पर। ये 1% कम काटने वाला काम नहीं होगा अगर भाई साहब कंपनी ने खुद ने अपनी लिमिट्स को रिड्यूस करने के लिए ये डिपॉजिट रिटर्न किए थे। क्या है ना, 2013 के पहले तो आप कितना भी डिपॉजिट ले सकते थे। अब ये वो 35%, 100% वाली लिमिट आ गई, तो कंपनी ने ये लिमिट को मानने के लिए अगर डिपॉजिट रिटर्न किया है टाइम से पहले, तो वो तो कंपनी ने किया है ना, डिपॉजिटर थोड़ी मांगने आया था। तो उस केस में आप -1% नहीं करोगे। वॉर रिस्क के केस में, वॉर पर्सनल, आर्मी फोर्सेस को मदद करने के लिए, इमरजेंसी के केस में बिल्कुल कट नहीं करना है भाई, जय जवान। तो प्री मच्योर क्लोजर टू अर्न हायर इंटरेस्ट, ये लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है। कभी कभी क्या होता है ना, एक डिपॉजिटर होता है, बोलता है अच्छा बच्चा बेवकूफ मुझे ही बनाओगे, मुझे जब डिपॉजिट इशू किया था तो 9% पे किया था, अब मार्केट में सब जगह 11% पे आप डिपॉजिट दे रहे हो, तकलीफ क्या है। तो प्री मच्योर क्लोजर वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आप ही के दूसरे डिपॉजिट खरीदना चाहता है। गलत तो है नहीं ना, वो भी तो बंदा सही बोल रहा है, उसने भी आपको पैसा यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो क्यों ना वो ज्यादा इंटरेस्ट का लुत्फ उठाए। तो आप उसको तभी हायर इंटरेस्ट दोगे अगर वो आपके पास रिमेनिंग पीरियड, अनएक्सपायर्ड पीरियड से ज्यादा समय के लिए डिपॉजिट रखवा रहा है। तो मतलब अगर उसके 6 महीने बाकी है तो 6 महीना या उससे ज्यादा अगर वो आपके पास डिपॉजिट रखवाएगा तो दे दो उसको ज्यादा इंटरेस्ट, बाकी सबको तो दे ही रहे हो। इसके साथ आपके सारे रूल्स भी खत्म हो गए। लास्ट 2 सेक्शंस कर लेते हैं तो हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। सेक्शन 74 ये आया था 2013 में, जब नया एक्ट आया और पूरी तरीके से लोग घबरा गए थे। तो तब क्या करना है, तो बोला है कि ये जितने भी डिपॉजिट और इंटरेस्ट अनपेड बाकी है 3 महीने के अंदर अंदर, 2013 के एक्ट आते ही 3 महीने के अंदर अंदर डीपीटी 4 में आरओसी को इन्फॉर्म करना था ऑल डिटेल कि कितना डिपॉजिट है, कितना बाकी है और आप रीपेमेंट कैसे करोगे। पर तब तो लोग कितने भी साल के लिए डिपॉजिट ले लेते थे, तब तो 3 साल की लिमिट नहीं थी ना। तो जब 2013 में ये एक्ट आया अचानक से, तो लोगों ने 5-5, 7-7 साल के लिए जो डिपॉजिट लेके रखे थे अचानक से कैसे चुका देंगे वो लोग। पर उनको बोला गया चुपचाप 3 साल के अंदर अंदर चुका दो, या फिर जितना भी एक्सपायरी पीरियड पेंडिंग है विच एवर इज अर्लियर चुका दो। पर अब लोग बोलेंगे मैंने तो 10 साल के लिए लेके रखा था अभी अभी, और आप बोल रहे हो 3 साल में चुका दो, हमने तो उसे फिक्स्ड एसेट में डाल दिया, हम क्या करें। अरे तो रिलैक्स हो जा, अगर कंपनी को और टाइम चाहिए और उसके पास जेन्युइन रीजन है तो वो एनसीएलटी को अप्रोच कर सकता है, और कोई टाइम नहीं बताया, एनसीएलटी उसे कितना भी एक्सटेंशन दे सकता है। पर ये देते वक्त वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दिमाग में रखेगा, अमाउंट कितनी बाकी है और बाकी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो ये करेगा। क्लियर है। अगर आपने 3 साल और एक्सपायरी पीरियड के अंदर अंदर ये रीपेमेंट नहीं किया तो कंपनी को 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की पेनल्टी, प्रोबेबली द हाईएस्ट पेनल्टी। देन ऑफिसर को 25 लाख से 2 करोड़, और भैया आप 7 साल के लिए जेल में सड़ोगे। ये तो फ्रॉड टाइप की बातें हो गई। अब बात करते हैं 76A पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अगर आप 73 या 76 का उल्लंघन करते हो तो पेनल्टी अलग है। हालांकि ये पेनल्टी आप देखोगे तो सेम ही है, ऑफिसर की तो एग्जैक्ट सेम है। विलफुल डिफॉल्ट में 447 में जाओगे। कंपनी के केस में भी मिनिमम पेनल्टी मैक्सिमम पेनल्टी सेम है, पर मिनिमम पेनल्टी में एक कंडीशन और डाल दी है, 2 टाइम्स द डिपॉजिट विच एवर इज लोअर। मिनिमम पेनल्टी वो हो जाएगी। और अगर आप 73, 76 और ऊपर पड़े हुए रूल्स, यानी ये सेक्शन और ये सेक्शन और ये रूल्स, अगर आप इसमें से किसी चीज का भी उल्लंघन करते हो तो पहले तो भैया डिपॉजिट और इंटरेस्ट रीपे कर दो और फिर इतनी पेनल्टी दे दो। इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, दैट इज डिपॉजिट। हमारी रिवीजन सीरीज में बचा है सिर्फ शेयर कैपिटल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया है तो कमेंट में हमको लिखकर बताएं। ऑल्सो आपको और कौन से रिवीजन सीरीज चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑल द बेस्ट।